निचोड़ ये है कि तू डाल डाल में पात पात, यही खेल चलता रहेगा। योगी जी का जब मैंने ये बयान देखा, गरीबी हटाओ, पहले इंदिरा गांधी जी का बयान हुआ करता था, नया बयान देने लगे हैं योगी आदित्यनाथ। थोड़ा पीछे चलो, याद करो कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। एक दिन पहले वो कह रहे थे कि वो अपने मठ की ओर लौटेंगे, मतलब योगी अभी राजनीति की लंबी पारी नहीं खेलने वाले, ऐसा संकेत दिया। एक तरह से सत्ता, पैसा, पावर को लेके अपनी आतुरता नहीं दिखा, एक मैसेज बनवाया। उस पर मैंने विश्लेषण भी किया। और जब योगी महाराजगंज पहुंचे तो उन्होंने बोला कि मैं संकल्प लेता हूं कि अगले 3 साल में यूपी से गरीबी को खत्म कर दूंगा, सूबे को देश का नंबर 1 राज्य बना दूंगा। टेक्निकली उनके कार्यकाल में सिर्फ 2 साल बचे हैं। अब गोरखपुर जाने की बात करते हैं, फिर 3 साल कैसे कह रहे हैं? मतलब साफ है, ये संकल्प तभी पूरा होगा जब आप 2027 में उत्तर प्रदेश में लौट के आएंगे और आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी सब पॉसिबल हो पाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए दर्शक, मैं आपसे एक चीज कहता हूँ कि राजनीति में हमेशा बिटवीन द लाइंस पढ़ा करो। अच्छा, एकदम से विकास की बात क्यों आने लगी? जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो क्या गुजरात मॉडल हमारे आपके दिमाग में नहीं आता? यूपी की बात आती है तो क्या यूपी मॉडल नाम दिमाग में आता है? नहीं आता। गुजरात की तरह यूपी को भी यूपी मॉडल की तरह सोचें लोग। उसके लिए योगी आदित्यनाथ वो सब करेंगे जो हमने नहीं सोचा है। योगी आदित्यनाथ अभी तमाम बातें गिनाते हैं, लेकिन जब बात विकास की आती है उतनी मुखरता प्रखरता के साथ चीजें नहीं आ पाती है। अभी योगी जी जब बोलते तो क्या बोलते हैं? योगी आदित्यनाथ के पास गिनाने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं। वो अपने राजनीतिक विरोधियों की गर्मी शांत कर सकते हैं, वो अपराधियों को ठोक डालने के लिए पुलिस वाले की पीठ को ठपठपा देते हैं, वो अयोध्या में दिवाली और मथुरा में होली मनाते हैं और मथुरा काशी के समानांतर संभल को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। लेकिन विकास के नाम पर अब तक कोई खास उपलब्धि ना होने के कारण वे इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब आप कह सकते हैं गिनाने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास अयोध्या में भव्य मंदिर है, प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के अलावा बहुत सारे शहरों के नाम बदलने और बदलवाने का श्रेय भी उनके खाते में दर्ज है। लेकिन गुजरात की तरह विकास का यूपी मॉडल अब तक सामने नहीं आ सका है। इसलिए योगी आदित्यनाथ अब यूपी के विकास के मॉडल पे काम कर रहे हैं ताकि मोदी गुजरात, योगी उत्तर प्रदेश, वो मॉडल दिमाग में आए। देखिए, अब दूसरी बात करता हूँ राहुल गांधी की। देखो, आपने ध्यान दिया होगा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वक्फ बिल के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। उनके जो कुछ बयान आए हैं वो बहुत औपचारिक लगते हैं। राहुल गांधी ने अभी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के लेख के बहाने एक बात कही, लेकिन उनका फोकस ये था कि संघ और भाजपा की नजर ना अब ईसाई संस्थाओं के जमीनों और संपत्तियों पर है। वक्फ बिल पास होने के बाद राहुल गांधी बिहार गए, जहां उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी वक्फ के मामले पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक्सपोज करने में लगी है। लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है। आपको इस बात का ध्यान पक्का होना चाहिए कि बिहार में अभी 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। केरल की वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान देश में नहीं थी, वो बाहर थी। राहुल गांधी 1 अप्रैल को आधी रात के बाद बिल पर वोट डालने संसद पहुंचे थे, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा समय की बहस के दौरान वो कुछ नहीं बोले। विपक्ष के पास 5 घंटे से ज्यादा का समय था, लेकिन हर समय नहीं बोलने देने का जो आरोप राहुल गांधी लगाते थे, इस बिल पर वो नहीं बोले। कांग्रेस की ओर से ये गौरव गोगोई मुख्य वक्ता थे और अन्य लोग भी बोले, लेकिन निजी क्षमता से कांग्रेस के नेता इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टियों की तरह कांग्रेस इसके खिलाफ याचिका दायर नहीं कर रही है। ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। असल में कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा और अमित शाह के इस गेम प्लान को भांप लिया है कि वक्फ के मसले पर राहुल गांधी से बुलवाना है और फिर अमित शाह का विस्तार से इसका जवाब होगा। अब इसी स्थायी रूप से हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में शाह और राहुल गांधी का चेहरा एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में स्थापित होगा। अब भाजपा को आसानी रहेगी यह स्थापित करने में कि राहुल गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण यानी कि अपीजमेंट का राहुल गांधी चेहरा है। अब लोकसभा में बोली गई राहुल की बात हमेशा के लिए उनके गले की फांस बन जाती। इसलिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को इससे दूर रखा। राहुल अब भी वक्फ बिल से काफी दूरी बनाए हुए हैं। अमित शाह बनाम राहुल गांधी की राजनीति में तू डाल डाल मैं पात पात वाला खेल चलता रहेगा। आप फंसाएंगे तो मुझे निकलने का रास्ता पता है, सिंपल। मैंने इसमें अभी पॉइंट में चिराग पासवान और जेडीयू की बात कही, मुस्लिम वोट बैंक, इन्होंने आखिर वक्फ बिल पर समर्थन कैसे दे दिया? आपका तो वोटर नाराज हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं, 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बीजेपी खेमे में आने के बाद से नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट नहीं मिला है। कितना वोट मिलता था नीतीश कुमार को? अमूमन एक आर्टिकल के मुताबिक 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश महागठबंधन के हिस्सा थे तो गठबंधन ने 80% मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट हासिल किए।
पर 2015 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के साथ आने के बाद मुस्लिम राजनीति पर उनकी जो पकड़ है ना वो ढीली होती चली गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन सिर्फ 5% मुसलमान वोट ही हासिल कर सका, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया, जबकि 80% ने आरजेडी को समर्थन दिया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में 12% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट मिला था। साफ तौर पे दिखाता है कि जेडीयू जैसे ही एनडीए के साथ जुड़ी, मुसलमानों का समर्थन खो बैठ। 2015 में जेडीयू ने 7 मुसलमान उम्मीदवारों को उतारा और उनमें से 5 जीत जाते हैं, जबकि 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा। उसके बावजूद जेडीयू का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। जाहिर है कि 2025 में भी यही हाल होता। अगर वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार मुसलमानों का समर्थन भी करते तो उन्हें बीजेपी के साथ रहते कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला था। देखिए, अब इसमें भी अब समर्थन कर दिया। अब इस समर्थन के अंदर भी एक और बात आपको समझनी पड़ेगी। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग तो खो दिया, लेकिन एक मुसलमानों का एक बहुत बृहद रूप जो उनको वोट बैंक के रूप में दिख रहा है, पसमानदा मुसलमान, फोकस वहां शिफ्ट कर दिया। ये भी राजनीति है, ये भी आपको समझना चाहिए। नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे कराया था और सर्वे में क्या निकल के आता है कि बिहार की जो कुल आबादी है वो 13 करोड़ है। इसमें से 81.99% हिंदू है और 17.70% मुसलमान है। मुसलमानों की कुल आबादी में तकरीबन 73% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। पसमानदा मुसलमानों को पहले आम चुनावों से आज तक की संख्या के मुताबिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जाहिर तौर पर अगर आप पूरा डाटा देखेंगे तो असंतोष जाहिर तौर पर उनके अंदर है। हिंदुओं में पिछड़े तबकों ने अपना अलग वोट बैंक बनाकर इतनी तरक्की कर ली कि आज सवर्ण हिंदुओं के मुकाबले कहीं अधिक, अगर आप देखेंगे, संख्या में पिछड़े और दलित विधायक है और सांसद ही नहीं, मंत्री भी बनते हैं। अब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के बाद से वक्फ बोर्ड में पसमानदा समाज की सीट आरक्षित कर दी गई है। जाहिर है कि जेडीयू और एलजेपी के लिए अपने मुसलमान समर्थकों को बताने के लिए एक मजबूत पॉइंट मिल गया है कि हम आप ही के लिए, आप ही के लोगों से लड़ रहे हैं। तो तू डाल डाल में पात पात। और आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है कि इनको एंटी मुसलमान घोषित किया जाए और जेडीयू कह रही है नहीं नहीं, हम तो आपका हक आप ही को दिला रहे हैं जी। तो राजनीति इतनी सिंपल नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बस बिटवीन द लाइंस पढ़ते रहिए, तू डाल डाल में पात पात, ये चलता रहेगा। क्या लगता है कि बिहार में इस बार कौन सत्ता में आने वाला है, आरजेडी या जेडीयू? आरजेडी लेड गवर्नमेंट आएगी या फिर जेडीयू लेड गवर्नमेंट आने वाली है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।